हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। प्रीवियसली आप लोग काफ़ी सारे सोशल साइंस के चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन मेरे साथ कर चुके हो और काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि मैम क्लाइमेट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन चाहिए, तो आज हम लोग वही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्लाइमेट चैप्टर को फिनिश कर देंगे एंड बाय द टाइम ये सेशन हमारा फिनिश होगा, आप बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़े बेसिक इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। मैं हूं अनुष्या एंड सोशल साइंस फिलहाल आप लोग मेरे साथ कवर कर रहे हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड क्लाइमेट एक ऐसा चैप्टर है जो जब आप पढ़ोगे तो आप इसे एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर पाओगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप जिस भी स्टेट में हो, ठीक है, इंडिया के जिस भी एरिया में हो, आप इस चैप्टर को अपने आसपास देख पाओगे कि अच्छा मॉनसून इस वजह से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, हमने पढ़ा था कि इस मंथ में मॉनसून हट जाता है, तो आसपास आप ज्योग्राफी को सही में फील करने लगोगे आफ्टर दिस चैप्टर। चलो तो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग करेंगे हम एक बहुत ही बेसिक दो टर्म्स को समझ के। अक्सर क्या होता है, हमको लगता है कि वेदर एंड क्लाइमेट ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, है ना। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे लोग डे टू डे लाइफ में वेदर एंड क्लाइमेट वर्ड्स को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि इनका सेम ही मतलब है। पर क्योंकि आप लोग इस वन शॉट रिवीजन को देख रहे हो तो आप बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ज्योग्राफी में क्लाइमेट और वेदर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो अगर क्लाइमेट की बात करें तो आप दो टर्म्स याद रखना कि क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी बहुत बड़े एरिया में बहुत लंबे टाइम तक किस टाइप का वेदर चल रहा है और उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी बहुत लार्ज एरिया में जो भी वेदर कंडीशंस हैं उसका एक एवरेज निकाला और देखा कि ओवरऑल उस एरिया में सबसे ज्यादा किस टाइप का वेदर कंडीशन रहा एंड उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, जब हम लॉन्ग पीरियड की, लॉन्ग समय की बात कर रहे होते हैं तब हम क्लाइमेट वर्ड यूज कर रहे होते हैं। अब वेदर इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ठीक है, वेदर बहुत ही सिंपल सा एक शब्द है। वेदर का मतलब है कि एक छोटे से एरिया पे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किस टाइप की कंडीशंस चल रही हैं। ठीक है, अगर आप जहां पर भी हो वहां पे अचानक से अभी बारिश हो जाए तो उसे हम वेदर कहेंगे। ठीक है, अचानक से बहुत तेज धूप, सनी काइंड ऑफ मौसम हो जाए तो उसको हम वेदर कहेंगे। ठीक है, एनी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी छोटे एरिया में जो हम चेंजेस देखते हैं उसको वेदर कहा जाता है। इजी। तो क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और लार्ज एरिया, और इसका ऑपोजिट क्या है, वेदर। ठीक है, तो आई होप यहां तक ये दो टर्म सारे बच्चों को समझ आ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स को। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट के अंडर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो इसका क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्लाइमेट एंड वेदर चेंज कर जाएगा। अगर प्रेशर में कोई बदलाव आएगा तो भी हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज कर जाता है। ठीक है, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इनमें से कोई भी चीज अगर चेंज होगी तो वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट और वेदर के। तो ये भी आप बच्चों को पता होना चाहिए, छोटा सा पॉइंट है पर इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले हम मॉनसून शब्द का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग मॉनसून के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इस शब्द को समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड है मॉनसून, इसका क्या मतलब है। तो ये जो वर्ड मॉनसून है ये एक अरेबिक वर्ड से बना है। ठीक है, याद रखना अरेबिक वर्ड से बना है, और वो अरेबिक वर्ड क्या है, मौसम। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, सीजन। ठीक है, हमें लगता है कि क्योंकि मॉनसून सुनते ही दिमाग में बारिश आती है ना, तो हमें लगता है कि मे बी मॉनसून शब्द का भी मतलब बारिश से रिलेटेड कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। ये एक अरेबिक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, तो मॉनसून के बारे में अभी इतना याद रखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफी सारी चीजें मॉनसून के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो
तो अगर हम इंडिया के ओवरऑल क्लाइमेट के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। ठीक है, सो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग सीजन्स हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इन सारी चीज़ों के बारे में। पर अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो ओवरऑल इंडिया का अगर हम क्लाइमेट निकालें तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और एशिया में, अपना जो कॉन्टिनेंट है एशिया में आप देखोगे कि इस टाइप का क्लाइमेट जो है, इस टाइप का मतलब मॉनसून टाइप का क्लाइमेट जो है, ये मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में होते हैं। ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून है, ये याद रखना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में हर एक एरिया में सेम क्लाइमेट है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना, सोशल साइंस में तो बहुत कहते हैं कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम सब लोग अगर डिस्कस करने बैठ जाएं, हम सबके कल्चर्स, ट्रेडिशन, स्टेट, सब कुछ अलग है ना। तो सिमिलरली हमारे कंट्री में क्लाइमेट के बेसिस में भी, सीजन्स के बेसिस में भी, टेम्परेचर के बेसिस में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ओवरऑल तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून है, पर अलग अलग एरिया में अगर आप जाओगे, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग काइंड ऑफ आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया की अगर हम बात करें तो समर में, ठीक है, गर्मी में यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेम टाइम पे जम्मू कश्मीर चले जाए तो वहां पे अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा होगा। ठीक है, तो है तो इंडिया ही, पर हम देख रहे हैं कि काफी सारे टेम्परेचर चेंजेस हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम विंटर नाइट की बात करें, एक विंटर नाइट में द्रास में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठीक है, ऑन द सेम टाइम अगर आप जाओगे तिरुवनंतपुरम, ठीक है, साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे तो उसी टाइम पे टेम्परेचर हो रहा होगा कुछ 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि हर जगह हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप का टेम्परेचर रहता है। ओके, नेक्स्ट हम इंडिया में कुछ एरियाज में तो देखते हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, पर एट द सेम टाइम हम इंडिया में ये भी देखते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बिल्कुल उतना कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेजर्ट की, ठीक है, थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट में दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और अगर हम रात की बात करें, ठीक है, उसी दिन अगर हम रात में टेम्परेचर देखने बैठ जाएं तो 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने डेजर्ट की कंडीशन को देख लिया। अगर इसी टाइम पे हम किसी कोस्टल एरिया की बात करें तो कोस्टल एरिया में क्या होता है, जैसे अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर केरला की बात करें तो दिन और रात के टेम्परेचर में कुछ खास फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा ही फर्क है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी एरियाज हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बिल्कुल भी हार्डली कोई डिफरेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा प्रेसिपिटेशन को समझते हैं। प्रेसिपिटेशन सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि मे बी बारिश को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी एक ऐसा फॉर्म जिससे वाटर का कोई भी फॉर्म अर्थ तक वापस आए। जैसे बारिश भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, और जो ओले पड़ते हैं, ठीक है, हेल, ये सब भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो इंडिया में अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से बारिश होती है। कुछ जगह बहुत तेज बारिश होती है, कुछ जगह ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें भी अब हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपर हिमालयाज की बात करें, यहाँ पे तो होती है स्नोफॉल। ठीक है, तो अपर हिमालयाज में तो स्नोफॉल होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश होती है। ठीक है, बारिश, रेनफॉल होती है। अब नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन, बारिश भी अलग अलग अमाउंट में होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में कुछ अराउंड 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लद्दाख,
ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। और इंडिया में हम लोग बारिश का एक ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये नदर्न प्लेन्स है, ठीक है, और ये ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का और ये वेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जैसे जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं बारिश का रेट कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे, ठीक है, आसाम, मेघालय, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इतनी बारिश की हर साल फ्लड आ जाते हैं, ठीक है। आसाम, मेघालय, उसके बाद आप यहाँ जाओ वेस्ट बंगाल, कंपैरेटिवली बारिश कम हो जाएगी। फिर आप बिहार जाओ, यहाँ पे भी बारिश कंपैरेटिवली थोड़ी और कम हो जाएगी। फिर अब अगर आप यूपी में जाओ तो यहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली और कम हो जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कंपैरेटिवली और कम होगी। और फिर यहाँ तो अपना राजस्थान है। तो ये याद रखना कि जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं नदर्न प्लेन्स में बारिश का रेट, रेनफॉल का रेट डिक्रीज करने लगता है। ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है और वेस्ट में, राजस्थान वाले पोर्शन में तो बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड है हमारे इंडिया का, ये आप बच्चों को याद रखना है, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के ज्यादातर हिस्सों में जून से लेके सितंबर के बीच में सारी बारिश हो जाती है, ठीक है। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में जून टू सितंबर के बीच में बारिश हो जाती है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु अपना स्टेट हल्का सा अलग है। तमिलनाडु में ज्यादातर जो बारिश होनी होती है वो अक्टूबर एंड नवंबर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जून से लेके सितंबर के बीच में बारिश हो जाती है। अपना तमिलनाडु हल्का सा अलग है, यहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में बारिश हमें देखने को मिलती है। इन जनरल अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो कोस्टल एरियाज में हम एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं देखते, ठीक है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में नदर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, वहां पे तो कोई कोस्टल एरिया नहीं है, वहां पे लैंड है, जमीन है, ठीक है। तो जमीन की ना एक खासियत होती है, बहुत जल्दी हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है लैंड, ठीक है, और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। एंड इसी वजह से क्या होता है, जो एरिया कोस्टल एरियाज नहीं होते, जहाँ पे सिर्फ लैंड होता है, वहां पे हम देखते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, या तो बहुत तेज गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, ठीक है। पर कोस्टल एरियाज में ऐसा नहीं होता, और ऐसा ना होने का कारण क्या है, वहां पे रहता है पानी, ठीक है, आसपास सी या कुछ होता है। एंड वाटर अब जमीन की तरह नहीं होता, ठीक है, बहुत जल्दी गर्म बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से ये जो वाटर है ये एक मॉडरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर बहुत मॉडरेट सा रहता है, एक्सट्रीम नहीं रहता, बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज ठंड, इस टाइप की सिचुएशन हमें कोस्टल एरियाज में ज्यादा देखने को नहीं मिलती, ठीक है। पर अगर आप जाओ इंटीरियर ऑफ द कंट्री में, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द कंट्री मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है, जहाँ पे कोस्टल एरिया कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलो, सो आई होप यहां तक आप बच्चों को क्लियर है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्लाइमेट बदलने लगता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड के चेंज होने से क्लाइमेट बदल जाएगा, ओके। एल्टीट्यूड से भी क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम से भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। तो इन सारे रीजन से हमारे क्लाइमेट के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए आप ऊपर ऊपर से आपने इन पॉइंट्स को देख लिया मेरे साथ, अभी हम एक एक करके इन डिटेल इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म हमारा लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड होता क्या है, हमें ये तो पता है ना कि लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस है, हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस अपने अर्थ के ऊपर बना रखी हैं, जिसके थ्रू हम लोग अर्थ को और अच्छे से समझ सकते हैं। उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं।
तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें, ठीक है, तो ये सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी हमारी लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट का क्या लेना देना है, ये जरा हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ये तो इक्वेटर है, इक्वेटर सबको पता है ना, ये हमारे अर्थ को, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे अर्थ के बीच में से जाती है ये लाइन। तो इक्वेटर पे क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इसलिए क्या होता है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो अगर कोई कंट्री है जो इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी। क्या कारण है, क्योंकि वहां पे सन की रेस एकदम डायरेक्ट पड़ती है। पर जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे पोल्स की तरफ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे या साउथ पोल की तरफ जाओगे, तो इन पोल्स में क्या होता है, सन की जो रेज है वो एकदम डायरेक्ट नहीं आती, वो थोड़ी स्लैंटिंग तरीके से आती हैं, जिसके वजह से वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होती। तो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज है वहां पे बहुत गर्मी होगी। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, धीरे 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 टेम्परेचर घटता जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स आ गया हमें समझ। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और लैटिट्यूड्स को समझ लेते हैं। तो हमारे इंडिया के एकदम बीच में से जो लैटिट्यूड पास हो रही है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, पॉइंट 1 तो हमें पता होना चाहिए कि ये 8 स्टेट्स में से पास होते हैं, ठीक है। और ये 8 कौन कौन से स्टेट्स हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं यहाँ पे लाइन बना रही हूँ, ठीक है। सो मेरे साथ साथ देख लो आप लोग भी कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, याद भी करो साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेट क्या है हमारा, गुजरात, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, गुजरात के ऊपर। सेकंड अपना राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे। थर्ड मध्य प्रदेश, और 4th छत्तीसगढ़, 5th झारखंड, 6th वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये यहाँ पे 7th त्रिपुरा, और 8th मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि 8 स्टेट्स हैं, और 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करके पास होते हैं, उन स्टेट्स का भी नाम आप बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड्स की, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो हाइट से भी फर्क पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, एंड उसे समझने के लिए हम अगेन एक डायग्राम देख लेते हैं। तो सी लेवल को ना हम 0 मान के चलते हैं, सी लेवल मतलब बेस है, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हम देखते हैं कि क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो घटने लग जाता है, ठीक है। तो सी लेवल तो 0 है, जैसे जैसे हम सी लेवल से उठते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटने लग जाता है ना। तो इसीलिए माउंटेनियस एरियाज में भी हमने देखा है कि अगर हम प्लेन एरिया में हैं, सी लेवल पे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड में, वैसे वैसे ठंड बढ़ने लग जाती है। तो एल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, ओके। अब क्योंकि हम माउंटेन्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हिमालयाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमालयाज पता हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इसका एक कारण पता है क्या है, इंडिया में देखो काफी स्टेट्स में ठंड पड़ती है ना, बहुत बढ़िया ठंड पड़ती है, पर कायदे से इंडिया में इससे भी ज्यादा ठंड पड़नी चाहिए थी, ठीक है। पर एक रीजन जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती वो है हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयाज हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, एक बहुत जायंट वॉल की तरह काम करते हैं। तो हिमालयाज के वजह से कोल्ड विंड्स हमारे इंडिया को एंटर नहीं कर पाती। आप ऐसे समझो रास्ते में एक बहुत बड़ी सी दीवार है, तो हवा उस दीवार के आर पार होकर हमारे इंडिया में आ नहीं पाती, ठीक है। तो वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा ठंड होनी चाहिए थी, पर रास्ते में हिमालय पड़ जाता है जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, एंड हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा ठंड नहीं आ पाती, ओके। चलो नेक्स्ट, प्रेशर एंड विंड से भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेशर एंड विंड्स को समझने के लिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुनना, ठीक है। तो पॉइंट 1 आप बच्चों को समझना है कि टेम्परेचर और प्रेशर, आप ऐसे समझो कि इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती।
तो मान लो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, बहुत तेज गर्मी है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वहां पे प्रेशर बहुत कम होगा। ओके, नेक्स्ट मान लो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब वहां पे ठंड है। तो ऐसे में वहां पे प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा होगा। और विंड का ना एक नेचर होता है, ठीक है। विंड का नेचर क्या होता है कि विंड जो है ये हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर ही जाती है, ठीक है। तो हवा हमेशा, अब से आप लोग नोट करना, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ही फ्लो होती है, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और यूज करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, जहां पे भी हाई टेम्परेचर है मतलब जहां पर भी गर्मी है वहां पे प्रेशर हमेशा कम होगा, ठीक है। जहां पे भी कम टेम्परेचर है मतलब जहां पर भी ठंड है वहां पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। एंड विंड का मूवमेंट हमेशा कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पे भी लो प्रेशर होता है हवा वहां जाके उस एरिया को भरने की कोशिश करती है। ओके, चलो, तो ये आप लोग समझ जाओ कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से भी क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें और क्या याद रखना है कि इंडिया का जो रीजन है, इंडिया का अपना जो एरिया है, वी लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। हम ऐसे रीजन में पढ़ते हैं कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बच्चों को याद रखना है कि यहाँ पे हाँ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आते हैं। साथ ही साथ मैं आप बच्चों को एक और टॉपिक बता देती हूँ, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो कई बार पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। तो वैसे तो विंड को ऐसे सीधे सीधे तरीके से फ्लो होना चाहिए, ठीक है, पर विंड एकदम ऐसे स्ट्रेट तरीके से फ्लो नहीं होता। बीच में हम देखते हैं कि विंड का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा स्लांटेड तरीके से होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। और ये डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। और होता क्या है कोरियोलिस फोर्स, तो हम सबको पता है कि अपना अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली एक स्पिनिंग मोशन में रहता है ना। हमें इतना पता है कि हमारा अपना अर्थ जो है वो हमेशा घूमता रहता है, एक मूवमेंट में रहता है, स्पिनिंग मूवमेंट में रहता है। और इस मूवमेंट के वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। एंड कोरियोलिस फोर्स के वजह से विंड के डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना कोरियोलिस फोर्स क्या है, अर्थ के मूवमेंट के वजह से जो फोर्स जनरेट होता है जो कि विंड के डायरेक्शन को भी इफेक्ट करता है, उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। एन अपैरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अपैरेंट फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन के वजह से कॉज होते हैं। ओके, चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा और विंटर के टाइम पे समझ लेते हैं कि इंडिया में विंड की मूवमेंट कैसे रहती है, ठीक है। अभी हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा कि हवा को किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, है ना, हमने टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब समझा। अब हम देखते हैं कि इंडिया में विंटर के टाइम पे क्या होता है, ठीक है। सो ये विंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो विंटर के टाइम पे क्या होगा, विंटर के टाइम पे इंडिया में ठंड होगी। तो ठंड का क्या मतलब है, टेम्परेचर अपना ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर के साथ क्या होगा, प्रेशर हमारा हाई रहेगा। और हवा हमेशा, विंड हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो विंटर के टाइम पे क्या होता है, हवा यहां से, हमारे इंडिया से नीचे की ओर बहना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सो ये विंटर के सिचुएशन की बात हो रही है। विंटर के टाइम पे हमारे इंडिया में टेम्परेचर कम होता है जिस वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां से हवा नीचे की तरफ बहने लगेगी क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है। ओके, सो ये विंटर का सिचुएशन मैंने आप बच्चों को समझा दिया है, ठीक है। अब समर के टाइम पे क्या होता है, समर के टाइम को और मैं आप बच्चों को जल्दी से समझा देती हूँ, ठीक है। सो वो तो विंटर का डायग्राम था, ये आपका समर का डायग्राम है। अब समर के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर हाई रहता है हमारे इंडिया में, है ना, गर्मी है सो टेम्परेचर हाई रहेगा। और मैंने बताया अगर टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर के साथ क्या होता है, प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। अब नीचे की तरफ अगर हम बात करें, इंडिया के नीचे की तरफ हाई प्रेशर चल रहा है,
तो अब क्या होगा, हवा हाई प्रेशर एरिया से हमारे इंडिया की तरफ बहने लगेगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ बहने लग जाती है। एंड इन्हीं हवाओं को, ठीक है आपको दिख रहा है ना एरोज ऐसे इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इन्हीं विंड को हम लोग क्या कहते हैं, इन विंड को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और यही विंड हमारे इंडिया में बारिश लेके आते हैं, मॉनसून लेके आते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो मतलब इंडिया के आसपास नीचे जहां से भी ये विंड आ रही है, नीचे हर जगह पानी है। तो क्योंकि हर जगह पानी है, जब ये विंड आ रही होती है तो ये रास्ते में हर जगह से मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेती है, पानी को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जब ये विंड अपने इंडिया में आती है, उस मॉइस्चर को रिलीज कर देती है एंड इंडिया में बारिश होने लग जाती है। इन विंड्स को ही हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको अच्छे से आ गया समझ कि विंटर और समर में हमारे यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लोन्स के बारे में आई थिंक आप बच्चों ने सुना भी है ना। हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि हमारे अलग अलग स्टेट्स में, उड़ीसा में, कई बार हम सुनते हैं आंध्र प्रदेश के कोस्ट में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है साइक्लोन के वजह से, है ना। तो इन साइक्लोन की वजह से भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कब देखते हैं, मॉनसून के टाइम पीरियड पे, और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में भी हमको साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं एंड ये भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, साइक्लोन्स हो गया। नेक्स्ट जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। सो जेट स्ट्रीम्स में भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो जेट स्ट्रीम्स को भी हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो एक टाइप की विंड होती है बेटा जिसको हम कहते हैं सरफेस विंड। एंड सरफेस विंड आप लोगों ने इस चैप्टर में इधर उधर एनसीईआरटी में देखा होगा, तो मैं बता देती हूँ सरफेस विंड क्या होता है। जैसा नाम से लग रहा है वैसा ही है। सरफेस विंड मतलब कोई ऐसी हवा, कोई ऐसी विंड जो सरफेस के बहुत पास है, ठीक है, जमीन के सरफेस के बहुत पास है, नीचे नीचे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या है, ये सरफेस विंड नहीं है, ठीक है। जेट स्ट्रीम जैसी हवाएं ये बहुत ऊपर, इनका हाई एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मिलती हैं। ये नैरो बेल्ट है, ठीक है, बहुत ही नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर है ये, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। हाई एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, यहाँ 12,000 मीटर से ऊपर मिलता है ये, ठीक है। वेस्टर्ली विंड का ही टाइप होता है और ये अपने ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। तो मतलब जेट स्ट्रीम क्या है, ये एक टाइप ऑफ विंड है जो कि ट्रोपोस्फेयर में है, हाई एल्टीट्यूड है और नैरो बेल्ट रहता है। अब इनकी जो स्पीड है, जेट स्ट्रीम की स्पीड जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो स्पीड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो समर के दौरान जेट स्ट्रीम की स्पीड रहती है कुछ 100 किलोमीटर पर आवर और विंटर के दौरान, ठीक है, जेट स्ट्रीम की स्पीड रहती है कुछ 184 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये जेट स्ट्रीम्स भी हमने समझ लिया है, ठीक है। चलो, तो अब हम इंडियन मॉनसून के बारे में थोड़ा और इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली बार पता है मॉनसून को नोटिस किसने स्टार्ट करा, ठीक है, किसने नोटिस करना स्टार्ट करा, तो बहुत सेंचुरीज पहले ट्रेडर्स आया करते थे हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो वो लोग मॉनसून का बहुत फायदा उठाते थे, ठीक है। तो मान लो उन्हें इंडिया के नीचे से कहीं से सेल करके इंडिया की तरफ आना है, तो वो लोग निकलते थे जून के मंथ के अराउंड। उनको पता है जून के मंथ के अराउंड नीचे से हवा इंडिया की तरफ बह रही होती है, तो वो लोग विंड को फॉलो करते करते इजीली उनकी बोट जो है सेल करते करते इंडिया तक पहुंच जाती है। और जब मॉनसून हटने का टाइम आता है, विंटर का टाइम आता है, तो वो लोग इंडिया से निकल लेते हैं और इजीली विंड के थ्रू सेल करते करते वो अपने कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। तो ट्रेडर्स ने, ठीक है, बहुत साल पहले जो ट्रेडर्स आते थे उन्होंने नोटिस करा कि अच्छा मॉनसून जो है ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है, इसके थ्रू हम लोग अपने ट्रैवल को इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही मैंने आप बच्चों को ये बताया भी था कि धीरे धीरे ये वर्ड लग जाता है मॉनसून, ठीक है। तो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक ओरिजिन है इस वर्ड का, एंड मॉनसून हम लोग एक शब्द बनाते हैं, तो अरेबिक वर्ड में इसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। चलो, तो मॉनसून को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले कुछ फैक्ट्स को समझना पड़ेगा जो कि मॉनसून से रिलेटेड है। ओके, तो उन फैक्ट्स को हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट फैक्ट है ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं,
ठीक है। सो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड, ये हमने समझ लिया कि विंटर एंड समर में कैसे विंड का पैटर्न बदल जाता है और कैसे मॉनसून की हवा इंडिया में आती है ना। हमने प्रॉपर मैप देख के ये वाला पोर्शन समझ लिया है। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है ITCZ, कि ये क्या होता है, ठीक है। सो ये मैं आप बच्चों को समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, और ये ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर है इक्वेटर के पास, ठीक है। तो इक्वेटर के पास, ठीक है। सो ये अगर आप इसे एक अर्थ मान लो एंड बीच में हमें पता है कि इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर के पास ही एक जोन होता है जिसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर ITCZ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है, ये विंड्स भी ऐसे डायरेक्शन में है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली भी इस डायरेक्शन में है, ये दोनों विंड यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो इस एरिया को हम ITCZ कहते हैं। अब ये जो ट्रफ है ना, ये जो एरिया है ITCZ का, ये ठीक है कभी कभी हल्का सा ये मूव होता रहता है, ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी है इसी एरिया में होगा, हल्का हल्का ऊपर या नीचे ये मूव होता रहता है। तो ITCZ के मूवमेंट से भी हमारे मॉनसून के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ITCZ से भी हमारे मॉनसून के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट मैं थोड़े से और आपको डायग्राम्स दिखा रही हूँ जिसके थ्रू हमें ये समझ आ जाएगा कि कैसे हवा इंडिया के नीचे से, ठीक है, इंडिया की तरफ फ्लो होने लगती है मॉनसून टाइम के दौरान। ओके, सो मैंने आप बच्चों को इसके पहले वाले डायग्राम में कहा था कि इंडिया के नीचे हाई प्रेशर होता है, समझ जाओ। तो अब मैं वो वाला डायग्राम भी ले आई हूँ, इसे ध्यान से देख लेते हैं। सो इंडिया के नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, यहाँ पे ठंड का टाइम हो रहा है। और इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में उल्टा चल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है, जून के अराउंड तो गर्मी बढ़ती है इंडिया में, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे कम होने लगता है, ठीक है। इंडिया के ऊपर का जो पोर्शन है वो भी मैं दिखाऊंगी आप बच्चों को नेक्स्ट डायग्राम में, वहां पे टिबेटन प्लेट्यू, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया लो प्रेशर बन रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो एरिया है मेडागास्कर रीजन जो है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है, तो यहाँ की विंड्स भी ऐसे इंडिया की तरफ फ्लो करने लग जाती हैं। तो ये इंडिया है, इंडिया में तो लो प्रेशर बन ही रहा है, साथ ही साथ इंडिया से जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। तो क्योंकि हर जगह लो प्रेशर बन रहा है, तो नीचे से हवा ऊपर की तरफ इंडिया की तरफ फ्लो करने लग जाती है, एंड इस विंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून की विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पता है क्या होता है, ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, इस टॉपिक में ज्यादातर बच्चों को काफी सारे डाउट्स होते हैं। ओके, चलो, तो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, आपसे कह रहे हैं कि जब नॉर्मली पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, तब क्या होता है, इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है, ठीक है। नॉर्मली जब पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, उस दौरान हमारे इंडियन ओशन में लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं। पर साल में, ठीक है, ऐसे 2-3 साल में कुछ टाइम हम देखते हैं कि ये कंडीशंस रिवर्स कर जाती हैं। रिवर्स कर जाने का क्या मतलब है कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर आ जाता है और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस हमने डिस्कस करी वो रिवर्स हो जाती हैं, एंड इसी रिवर्सल को हम लोग क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन हम पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट कारण क्या है कि कुछ साल के अंदर, ठीक है, इन सर्टेन ईयर्स प्रेशर कंडीशंस उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, पर हाँ, जब भी ये कंडीशंस रिवर्स कर जाती हैं, हम इसको कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन मतलब कोई ऐसी चीज जो मतलब ऑसिलेट कर रही हो, ठीक है, बदल रही हो, रिवर्स हो रही हो, तो सदर्न ऑसिलेशन या फिर SO कहा जाता है इसी चीज को। और SO की वजह से, सदर्न ऑसिलेशन के वजह से हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं अक्सर एल नीनो, ठीक है, एल नीनो कहा जाता है इसको, ठीक है। और एल नीनो में क्या होता है, वार्म ओशन करंट फ्लो करते हैं पेरुवियन कोस्ट के आसपास। पेरुवियन कोस्ट के आसपास हम देखते हैं कि वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगते हैं, इसकी वजह से जो पेरुवियन एरिया है
वहां पे टेम्परेचर भी वार्म होने लग जाता है। ठीक है, चलो तो ये आप लोग याद रखना कि जो चेंजेस आते हैं उस वजह से हम एल नीनो देखते हैं। ठीक है, चलो तो हेंस द फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज, इसी चीज को हम और क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, क्योंकि एल नीनो जो है ये सदर्न ऑसिलेशन से ही लिंक्ड है, तो इसी को एनसो कहा जाता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने सदर्न ऑसिलेशन समझ लिया, एल नीनो समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे इंडिया में धीरे धीरे मॉनसून आने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम मॉनसून की बात करें, ठीक है, दे आर नॉट स्टेडी विंड्स, मॉनसून बहुत ज्यादा स्टेडी विंड्स नहीं है। इनफैक्ट मॉनसून को ना प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इस दिन मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा या फिर एग्जैक्टली इस दिन मॉनसून खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनसून को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कई बार इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है मॉनसून के टाइम पे, कई बार मॉनसून के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती इंडिया में। तो मॉनसून के जो विंड्स हैं ये स्टेडी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्टेडी नहीं रहते, ये पल्सेटिंग है इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना मॉनसून है, इट वर्क्स इन ब्रेक्स। ठीक है, मॉनसून जो है वो ब्रेक ले लेके काम करता है। तो अगली बार आप लोग नोटिस करना मॉनसून के दौरान अपने अपने स्टेट्स में कि ऐसा नहीं होता कि लगातार महीनों तक बारिश होती जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है मॉनसून के दौरान, एक दो दिन बारिश होती है, फिर एक ब्रेक आता है, उसके बाद फिर से कुछ दिन बारिश होती है, फिर से एक ब्रेक आता है। तो मॉनसून जो है वो ऐसे ब्रेक ले लेके मॉनसून काम करता है। ठीक है, मॉनसून का ड्यूरेशन अक्सर 100 से लेके 120 डेज के बीच में रहता है। अर्ली जून में शुरुआत होती है मॉनसून की और मिड सितंबर तक मॉनसून, ठीक है, मॉनसून का टाइम चलता रहता है। ठीक है, और जब मॉनसून स्टार्ट होता है उस टाइम के अराउंड धीरे धीरे बारिश होती है, उसके बाद बारिश कुछ दिन के बाद अचानक से इंक्रीज होने लग जाती है और इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं बर्स्ट। ठीक है, जब मॉनसून में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती है, उस फेज को हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो मॉनसून स्टार्ट होने से पहले जून के महीने में स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो स्टार्ट होने से पहले हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है जिसको हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर्स। ठीक है, और उसके बाद जब मॉनसून एकदम प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है, अच्छी खासी अचानक से बारिश होने लग जाती है जिसको हम कहते हैं बर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो मॉनसून आता कैसे है इंडिया में, सदर्न टिप से मॉनसून की हवा आती है अपने इंडिया में, और फिर मान लो ऐसे यहाँ से आई हवा और फिर ये हवा दो डायरेक्शंस में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, एक अरेबियन सी के रूट से आती है, एक विंड अरेबियन सी के रूट से, और दूसरा जो विंड है ये ऐसे बे ऑफ बंगाल के रूट से हमारे इंडिया में ये दोनों विंड्स आते हैं। ठीक है, तो मॉनसून की विंड आई इंडिया के सदर्न टिप तक, उसके बाद ऐसे स्प्लिट कर गई। ठीक है, एक गई अरेबियन सी के पास और एक बे ऑफ बंगाल के पास। ओके, तो अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है, ठीक है, एक जो विंड जो अरेबियन सी के पास से होके आ रही है, दैट विंड इट रीचेस मुंबई। ठीक है, सो 10 जून तक मुंबई तक ये हवा पहुंच जाती है, जो कि मतलब बढ़िया स्पीड है ना। जून के फर्स्ट वीक के अराउंड ही मुंबई तक ये हवा पहुंच जाती है। ठीक है, सिमिलरली बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ये आसाम में पहुंच जाती है, एंड फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही धीरे धीरे ये जो विंड है ये फैलने लग जाती है। ठीक है, मतलब मॉनसून जब फैल रहा होता है ना, जब आ रहा होता है, बिगिनिंग होता है जब मॉनसून का, तब मॉनसून बहुत क्विकली स्प्रेड हो जाता है इंडिया में। बट मॉनसून जब हट रहा होता है इंडिया से, तब धीरे 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 अपना मॉनसून हटता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने पढ़ा कि ये दो ब्रांचेस में बट गए, नीचे से हवाई मॉनसून की दो ब्रांचेस में बट गए, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल। अब ये दोनों ब्रांचेस मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, गंगा प्लेन्स का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है गंगा प्लेन्स का जो एरिया है, वहां पे अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दे बोथ मीट। ठीक है, तो अब कुछ स्टेट्स के बारे में बता रखा है कि वहां पे कब कब बारिश होती है, ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड ऑफ जून तक बारिश स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाय मिड जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश स्टार्ट हो जाती है, एंड फिर बस धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये जो विंड है, मॉनसून है, वो स्टार्ट हो जाता है। रिट्रीटिंग
इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी जल्दी मॉनसून पूरे इंडिया में फैल जाता है, पर जब मॉनसून हटने का टाइम होता है तब मॉनसून धीरे धीरे अपने इंडिया में से हटना स्टार्ट होता है। तो मिड अक्टूबर तक, अक्टूबर का जो बीच का टाइम पीरियड होता है, तब तक हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट नदर्न हाफ से कंप्लीटली हट जाता है हमारे इंडिया से, ठीक है। चलो, तो मॉनसून के बारे में भी हमने काफी सारी चीजें समझ ली हैं। अब हम लोग थोड़ा अपने इंडिया के अलग अलग सीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से सीजन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे? द कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर, ठीक है। हॉट वेदर सीजन मतलब अपना समर, ठीक है। द एडवांसिंग मॉनसून मतलब वो टाइम पीरियड जब इंडिया में बारिश स्टार्ट होती है, और रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब वो टाइम पीरियड जब इंडिया से बारिश हटने लगती है। ओके, चलो, तो ये सीजन्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हॉट वेदर सीजन से, मतलब समर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समर मतलब मार्च से लेके मई तक का जो टाइम पीरियड होता है, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को हम लोग हॉट वेदर सीजन कहते हैं, ठीक है। अगर हम मार्च की बात करें तो कई बार टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अप्रैल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे स्टेट्स में 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है हॉट वेदर सीजन में, ठीक है। और हॉट वेदर सीजन का एक स्ट्राइकिंग फीचर, एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि कुछ स्टेट्स में समर के दौरान एक बहुत ही ड्राई सी विंड ब्लो करती है जिसको हम कहते हैं लू, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बहुत ड्राई नेचर होता है इन विंड का, बहुत गर्म हवा होती है ये। और नॉर्मली अगर आपने लू विंड को देखा भी है तो मतलब जैसे घर के अंदर बैठ के देखा होगा कि हाँ बाहर लू चल रही है, पर अगर किसी ओपन ग्राउंड में कोई इंसान फंस जाए इस विंड के बीच में तो इट इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। सो क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, ये विंड बहुत ड्राई होती है, बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो इट इज नॉट गुड फॉर अस। तो ये हॉट वेदर सीजन में, समर सीजन में हमें कुछ स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कुछ स्टेट्स में थंडर स्टॉर्म्स का मौसम होता है, ठीक है। बिजली कड़क रही होती है, बारिश हो रही होती है, और इसी चीज को वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो इस टाइम पे क्या होता है? थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत तेज हवा चल रही होती है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जैसे हम कहते हैं ना इट्स पोरिंग आउटसाइड, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो उस टाइप का एक माहौल होता है वेस्ट बंगाल में, और उसे हम कहते हैं काल बैसाखी, ठीक है। अब मैंगोज दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैंगो शार्स की। जैसा सुनने में लग रहा है कि मतलब मैंगो की बारिश होती होगी, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंगो शार्स में क्या होता है, तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि केरला और कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्री मॉनसून शार्स होते हैं, ठीक है। जैसे मॉनसून तो जून से शुरू होता है ना, तो उससे पहले ही हल्की हल्की बरसात स्टार्ट हो जाती है केरला और कर्नाटका में, ठीक है। और इस बरसात को मैंगो शार्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केरला और कर्नाटका में मैंगो को ग्रो किया जाता है, एंड ये जो हल्की बरसात होती है, जो मैंगो शार्स होते हैं, ठीक है, ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, प्री मॉनसून शार्स होते हैं, इस बारिश की वजह से केरला एंड कर्नाटका में जो मैंगोज होते हैं वो अच्छे से बढ़िया तरीके से पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं। तो ये जो रेनफॉल है ये मैंगोज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इस रेनफॉल को मैंगो शार कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा सीजन क्या है? एडवांसिंग मॉनसून, ठीक है। एडवांसिंग मॉनसून मतलब रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो शुरुआत की बात हो रही है, रेनी सीजन की बात हो रही है अर्ली जून में। अर्ली जून में बहुत गर्मी बढ़ जाती है इंडिया में। अगर गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस करें क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। सो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर इंडिया में घट जाएगा। प्रेशर कम होने लगेगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक विंड हमेशा फ्लो होगी। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया तक ऐसी विंड आने लग जाती है जो नीचे से, ठीक है, सी वाले पोर्शन से ट्रैवल करके इंडिया तक आ रही हैं। क्योंकि ये रास्ते में बहुत सारे पानी के ऊपर से बहती हुई आती हैं ये हवा, सो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को भर लेती हैं, और फिर इसी मॉइस्चर से ये हमारे इंडिया में बारिश कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने पॉइंट कवर कर रखा है कि बारिश का जो रेट है वो इंडिया में अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम बात करें मौसिनराम की, तो मौसिनराम जो एरिया है
नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, सो पूरे वर्ल्ड में ही, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, मौसिनराम में होती है। और वहाँ से जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, हमारे राजस्थान, गुजरात इस एरिया में पहुँचोगे, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो ईस्ट से जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, हमने पढ़ा था ना बारिश क्या होता है, बारिश की रेट कम होने लग जाती है। ठीक है, अनदर फिनोमिना, ओके, लाइक वी डिस्कस्ड, मॉनसून के बारे में एक यूनिक बात है कि मॉनसून जो है ये ब्रेक्स ले लेके काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं, तो वैसे ही मॉनसून भी ब्रेक्स में काम करता है। ठीक है, सो 2 दिन बारिश हो गई, उसके बाद ब्रेक, ठीक है, रेस्ट चाहिए अपने मॉनसून को, उसके बाद कुछ दिन और बारिश, उसके बाद फिर से ब्रेक। तो ऐसे ब्रेक्स में हम देखते हैं कि मॉनसून हमारे इंडिया में काम करता है। नेक्स्ट, मॉनसून जो है, मॉनसून को हम अनसर्टेनिटीज के लिए जानते हैं। ठीक है, कभी मॉनसून की वजह से बहुत तेज बारिश हो जाती है इंडिया में, कभी मॉनसून की वजह से इतनी कम बारिश होती है कि ड्रॉट्स आ जाते हैं, कभी मॉनसून जो है हल्का सा जल्दी आ जाता है इंडिया में। ठीक है, कभी मॉनसून थोड़ा लेट हो जाता है इंडिया में आने में। ठीक है, चलो, तो रेनी सीजन, मॉनसून हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून, मतलब एक ऐसा सीजन जब आप मॉनसून की हवा धीरे धीरे इंडिया से हटने लगेगी। ठीक है, सो अब ये बात हो रही है अक्टूबर से लेके नवंबर के टाइम पीरियड की। ठीक है, अब अक्टूबर से नवंबर की अगर हम बात करें तो अब क्या होता है, अक्टूबर में धीरे धीरे ठंड स्टार्ट हो जाती है। ठंड अगर स्टार्ट होने लगेगी तो क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होने लगेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। इससे पहले जून के टाइम पे क्या था, प्रेशर कम था इसलिए बारिश हो रही थी। अब प्रेशर ज्यादा है तो मॉनसून की हवा इंडिया में से हटने लग जाती है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि अक्टूबर की जब शुरुआत होती है, बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में ही हम लोग देखते हैं कि मॉनसून जो है हल्का हल्का अपने नदर्न प्लेन्स में से हटने लग जाता है। ठीक है, और इस दौरान अक्टूबर में आप लोग नोट करना, बहुत क्लियर स्काईज हमें देखने को मिलते हैं एंड इन जनरल बहुत ही प्लेजेंट सा क्लाइमेट होता है। ठीक है, हवा में फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है क्योंकि मॉनसून पूरे तरीके से हटा नहीं है, पर आसपास बहुत प्लेजेंट सा मौसम होता है एंड क्लियर स्काई हो जाता है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना ही बहुत ज्यादा ठंड, एकदम थोड़ा प्लेजेंट नॉर्मल सा क्लाइमेट रहता है उस दौरान। ठीक है, टेम्परेचर रहता है, पर फिर भी अक्टूबर के टाइम पे दिन में गर्मी होती है। ठीक है, दिन में काफी गर्मी होती है एंड इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम क्लाइमेट जो है थोड़ा अनोइंग सा हो सकता है। ठीक है, बहुत सनी सा हो सकता है, इसी चीज को हम लोग अक्टूबर हीट कहते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे अक्टूबर का मंथ एंड होता है, हम क्या देखते हैं, ठंड बढ़ जाती है और फिर अपना विंटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो, तो मॉनसून के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है और हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं मॉनसून के बारे में इतना, क्यों आप बच्चों की बुक में पूरा पूरा चैप्टर डाल दिया क्लाइमेट और मॉनसून के बारे में, क्योंकि मॉनसून जो है इट इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर आवर कंट्री। मॉनसून एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे कंट्री को यूनाइट करती है। ठीक है, और इंडिया जैसी कंट्री स्पेशली, आप लोगों को पता ही है, हम लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग बहुत ज्यादा करते हैं और हमारे सारे फार्मर्स इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हमारे ज्यादातर फार्मर्स जो हैं वो प्रे करते हैं कि मॉनसून आ जाए और हम अपने खेत को संभाल पाएं। तो मॉनसून जो है वो हमारे लिए यूनिफाइंग बॉन्ड है, हमारे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू लिव। ठीक है, जो भी हमारा स्टेट है, हम सब लोगों के लिए मॉनसून बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट हमारे काफी सारे फेस्टिवल्स मॉनसून के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। जैसे इंडिया में काफी सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, तो फार्मिंग में हार्वेस्ट कब होगा, जब अच्छे से बारिश होगी। तो मॉनसून जो है ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड प्ले करता है, इसकी वजह से हमारे इंडिया में एक थोड़ी बहुत एकता जनरेट होती है, यूनिटी बढ़ने लगती है। ओके, चलो, तो आज के क्लास में हमने क्लाइमेट एंड मॉनसून इन दोनों को ही अच्छे से इन डिटेल कवर कर लिया है। आई होप अब ये चैप्टर आप बच्चों को सुपर डुपर इजी लग रहा है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट हमारे लेक्चर में आप लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहोगे। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।